How does that work? Do people get upset at you if you do certain things? आज हम एलन मस्क की बायोग्राफी से 30 सबसे दिलचस्प बातों के बारे में बात करेंगे और हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे ताकि आपको एलन की जिंदगी की एक समरी मिल सके, साथ ही कुछ प्रैक्टिकल बातें भी जो हम सब उनसे सीख सकते हैं। नंबर 1, एलन बहुत कम उम्र से ही रोज 10 घंटे तक पढ़ते थे। एक समय तो ऐसा आया कि उनके पास लाइब्रेरी की किताबें पढ़ने के लिए खत्म हो गईं, तो उन्होंने पूरी एनसाइक्लोपीडिया ही पढ़ डाली। और क्योंकि उनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी, इसलिए वह चलते फिरते फैक्ट मशीन बन गए। एक बार एक बच्चे ने उनसे कहा, चांद को देखो, यह 1 अरब मील दूर है। और उन्होंने कहा, नहीं, यह असल में 2,50,000 मील से भी कम दूर है। नंबर 2, वह साउथ अफ्रीका में पले बढ़े और बहुत ज्यादा किताबी कीड़ा थे और उनके ज्यादा दोस्त नहीं थे। उन्हें बुली भी किया जाता था और पीटा भी जाता था, और उस समय उनके सबसे अच्छे दोस्त को भी उनके साथ घूमना बंद करने के लिए बुली किया गया। उनकी घर की जिंदगी भी काफी खराब थी। नंबर 3, इन सब वजहों से उन्होंने स्कूल बदल लिया, लेकिन वह एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां एथलेटिक्स का कल्चर बहुत मजबूत था। यह और इस बात को मिलाकर कि मस्क उन सब्जेक्ट्स में ज्यादा मेहनत नहीं करते थे जिन्हें वह बेकार मानते थे, इसका मतलब था कि वह किसी के रडार पर नहीं थे। इसलिए जब उनके पुराने स्कूल के स्टूडेंट्स ने सुना कि वह क्या बन गए हैं, 1 अरबपति जो सचमुच दुनिया बदल रहा है, तो यह कहना कि वे हैरान थे, यह कम होगा। नंबर 4, एलन एक अखबार पढ़ते थे और उन दिलचस्प लोगों को पहचानते थे जिनसे वह मिलना चाहते थे, और फिर वह उन्हें कोल्ड कॉल करते थे, जो अक्सर बहुत सफल होता था। नंबर 5, सच्चे एंटरप्रेन्योरशिप के पहले संकेतों में से एक तब था जब एलन और उनके दोस्त ने वीकेंड पर अपने घर को एक नाइट क्लब में बदल दिया। एंट्री के लिए $5 चार्ज करते थे और एक बार में 500 लोगों को होस्ट करते थे। यह इसलिए नहीं था कि एलन पार्टी एनिमल थे, वह असल में काफी सीधे साधे थे, लेकिन उन्होंने यह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया। नंबर 6, फिर एलन ने Zip2 नाम का एक इंटरनेट डायरेक्टरी स्टार्टअप बनाया। इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद एलन अब सीईओ नहीं रहे, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन इन्वेस्टर्स को लगा कि उनमें लीडरशिप स्किल्स की कमी है, क्योंकि वह अक्सर अपनी बेबाकी से लोगों को नाराज कर देते थे और उनके काम में कमियां निकालते थे या आलोचना करते थे। उन्होंने बहुत ही अवास्तविक लक्ष्य भी तय किए और दूसरों से अविश्वसनीय मात्रा में पैसे मांगे। डॉलर, जिसके लिए स्टीव जॉब्स भी बदनाम थे। हालांकि एलन का मैनेजमेंट समय के साथ काफी बेहतर हुआ है, लेकिन उनका स्टाइल कुछ लोगों के लिए बहुत सख्त है और काम एलन के तरीके से ही करना पड़ता था, नहीं तो वह खुद ही कर देते थे। उनसे बात करने वाले कई लोगों ने बताया कि वह पूरी इंसानियत की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं और कभी-कभी यह किसी एक इंसान के लिए नुकसानदायक हो सकता है। 7, एलन ने Zip2 को $307 मिलियन में बेच दिया, जिससे उन्हें $22 मिलियन का बड़ा कैश पे आउट मिला। 8, फिर एलन ने अपने लाखों डॉलर का एक बड़ा हिस्सा X.com में फिर से इन्वेस्ट किया ताकि बैंकिंग इंडस्ट्री में क्रांति ला सकें, भले ही लोग उन्हें पागल समझते थे। एलन रात 11 बजे घर आते थे और भी ज्यादा काम करते थे। उन्होंने कथित तौर पर पूछा था कि एक महिला को एक हफ्ते में कितने घंटे चाहिए। 10 घंटे तो कम से कम है ना? और ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें बिना किसी पर्सनल लाइफ के काम को मैनेज करने में बहुत मुश्किल होती थी। मेरा मतलब है, वह सचमुच अपने ऑफिस में सोते थे और फिर अगले दिन उठकर फिर से काम करने लगते थे। तो वर्कहोलिक कहना भी कम होगा। हालांकि जब उन्होंने सालों बाद अपनी पहली छुट्टी ली, तो उन्हें बहुत गंभीर मलेरिया हो गया और वह लगभग मर ही गए थे। Noex.com बाद में पेपाल के साथ मर्ज हो गया। हालांकि बहुत से लोग यह तर्क देंगे कि पेपाल ने बैंकिंग इंडस्ट्री में क्रांति ला दी, लेकिन एलन के पास कहीं ज्यादा बड़ी ताकत थी। 10x.com पेपाल का इस्तेमाल करके पेमेंट करने का आइडिया लेकर आया। हालांकि एक बड़े फाइनेंशियल संकट के बाद यह साफ हो गया कि वियतनाम को कुछ और ढूंढना होगा। हालांकि इससे पहले कि वह अपने विजन को हकीकत बना पाते, एक और सीईओ तख्तापलट हो गया, कीमत, और उन्हें एक बार फिर अपनी ही कंपनी के लीडर के पद से हटा दिया गया।
हालांकि वह सबसे बड़े शेयर होल्डर बने रह सकते थे, इसलिए जब पेपाल को ईबे को बेचा गया तो उन्हें $250 मिलियन का पेआउट मिला। पेपाल पर शुरू में काम करने वाले कई लोगों ने बाद में दूसरी बहुत सफल कंपनियां बनाई। असल में वे सब मिलकर पेपाल माफिया के नाम से जाने जाने लगे। इन कंपनियों में लिंक्डइन, येल्प और यहां तक कि यूट्यूब भी शामिल हैं। साथ ही और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। इस अगले बड़े पेआउट के बाद एलोन को एहसास हुआ कि वह कुछ बड़ा करना चाहता है और अपने एक पैशन स्पेस की ओर मुड़ना चाहता है। उसने जितने भी बेहतरीन दिमाग वाले लोग मिल सकते थे उन्हें भर्ती किया। उदाहरण के लिए वह खुद सबसे अच्छे कॉलेजों के टॉप ग्रेजुएट्स से संपर्क करता था। इस तरह स्पेसएक्स का जन्म हुआ और उसका फोकस स्पेस को सस्ता और ज्यादा सुलभ बनाने पर हो गया, क्योंकि इंडस्ट्री एक तरह से रुक सी गई थी। उसका लंबा लक्ष्य हमेशा मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाना था। जो लोग उसे अच्छी तरह जानते थे उन्होंने कहा है कि पैसा सच में कभी भी मुख्य मकसद नहीं था। यह बस उसे रास्ते में मिलता गया जब उसने ये सभी क्रेजी आइडिया अपनाए। इसके अलावा जो लोग उसे अच्छी तरह जानते थे उन्होंने यह भी कहा कि उसका ईगो काफी बड़ा था। उदाहरण के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनने की बात सुनकर उसकी आंखें चमक उठती थीं। मस्क का पहला बच्चा पैदा होने के सिर्फ 10 दिन बाद मर गया था। जब किताब के बायोग्राफर ने उससे इसके बारे में पूछने की कोशिश की तो उसने बस इतना कहा कि वह इसके बारे में बात नहीं करना चाहता और कहा कि इससे भविष्य में कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद मस्क के जुड़वां बच्चे हुए और फिर 3 बच्चे हुए। उन्होंने कहा कि समझदार लोगों के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करना कितना जरूरी है, क्योंकि आम तौर पर उनके पास कम समझदार लोगों की तुलना में कम बच्चे होते हैं। स्पेसएक्स पर काम करते समय एलोन ने टेस्ला नाम के एक स्टार्टअप में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया और मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गए। हालांकि यह एक नॉर्मल कार कंपनी की तरह काम नहीं करता था, बल्कि एक आम सिलिकॉन वैली स्टार्टअप की तरह था, जहां युवा इंजीनियर ट्रायल और एरर का इस्तेमाल करते थे। वहां काम करने वाले हर किसी को कंपनी के लिए अपना सब कुछ देना पड़ता था। एलोन ने एक बार एक कर्मचारी से कहा था कि अपने बच्चे के जन्म के लिए कंपनी के इवेंट में न आना काफी अच्छा कारण नहीं है, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से शामिल होना था, क्योंकि एलोन के शब्दों में हम यहां इतिहास बना रहे हैं। जबकि मस्क अब टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों के लिए पूरी तरह से कमिटेड थे, जो दो बहुत ही प्रॉमिसिंग और क्रांतिकारी कंपनियां थीं। असल में चीजें इतनी अच्छी नहीं चल रही थीं। स्पेसएक्स रॉकेट लॉन्च फेल होते रहे और टेस्ला के प्लान में बहुत ज्यादा देरी होती रही और दोनों प्रोजेक्ट बजट से ज्यादा हो गए और मस्क की आधी से ज्यादा दौलत खर्च हो गई और दिखाने के लिए बहुत कम बचा था। हालांकि मस्क ने कहा कि वह कंपनियों पर अपना आखिरी डॉलर भी खर्च कर देंगे, भले ही इसका मतलब अपने माता पिता के बेसमेंट में जाना पड़े। एलोन ने पैसे की समस्या की गंभीरता को छिपाने और लोगों का ध्यान बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यह थी कि बात उस पॉइंट पर पहुंच गई थी जहां वे और फेलियर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इंजीनियरों ने इन प्रोजेक्ट्स पर सालों तक बिना थके काम किया था, कई अपने परिवारों से दूर रहे और 3 असफल रॉकेट लॉन्च प्रयासों के बाद वे अपने चौथे और आखिरी प्रयास पर पहुंचे। कंपनी कुछ ही दिनों में दिवालिया होने वाली थी, लेकिन मस्क फोकस्ड रहे और यह एक सफलता थी। उन्होंने एक ऐसा कारनामा हासिल किया जो आमतौर पर सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि पूरे देश से जुड़ा होता है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन के लिए रियल लाइफ इंस्पिरेशन के तौर पर एलोन से मिलने गए। यह कहना बहुत बड़ी बात थी कि मस्क उस कैरेक्टर के लिए इंस्पिरेशन थे, लेकिन प्रेस ने इस तुलना को खूब उछाला और इससे एक सन की बिजनेसमैन के तौर पर एलोन की प्रोफाइल ऊपर उठी, जिसका उन्होंने आनंद लिया और कुछ समानताओं से इनकार करना मुश्किल था। 21 इसके बाद एलन ने बेल एयर में एक घर खरीदा और हॉलीवुड पार्टी सर्कल्स में शामिल हो गए। उन्होंने कुछ पुराने मरीजों के साथ मिलकर थैंक यू फॉर स्मोकिंग नाम की फिल्म भी प्रोड्यूस की। उनकी पत्नी जस्टिन उनके कारनामों का एक ब्लॉग रखती थीं, जैसे कि लियोनार्डो डिकैप्रियो का मुफ्त टेस्ला के लिए नाकाम कोशिश करना। हालांकि हॉलीवुड पार्टी लाइफ ज्यादा समय तक नहीं चली। प्रेस धीरे धीरे एलन के खिलाफ हो गई। उनकी कंपनी में दिक्कतें फिर से बढ़ने लगीं और बात को और भी खराब करने के लिए उनकी पर्सनल लाइफ खराब हो गई और उनकी पत्नी के ब्लॉग पर भी इसके बारे में बहुत पब्लिकली लिखा गया। उदाहरण के लिए उन्हें कैसा लगता था कि वह एक ट्रॉफी वाइफ हैं। उनकी पर्सनल समस्याओं के कारण एक क्रूर पब्लिक तलाक हुआ।
फिर एलोन ब्रिटिश एक्ट्रेस टालुला रिले से मिले, जिन्होंने उनके काम में दिलचस्पी दिखाई और दोनों की खूब बनी। एलोन ने उस समय वर्जिन रिले से कहा कि वह उसे अपने रॉकेट दिखाना चाहते हैं। वे उसके घर गए और सच में रॉकेट के वीडियो देखे। एक दूसरे को जानने के कुछ ही हफ्तों बाद, और जब वह 22 साल की थी और वह 36 साल का था, तो वे शादी करने के लिए राजी हो गए। उन्होंने इस पर हाथ मिलाया, हालांकि कोई अंगूठी नहीं थी। नंबर 24। कई बार ऐसा हुआ जब कंपनी लगभग दिवालिया हो गई। इसके बावजूद स्पेसएक्स आखिरकार बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गई, जिसकी अनुमानित कीमत $12 बिलियन है। स्पेसएक्स के आज भी स्पेस की लागत कम करने के बड़े प्लान हैं, जैसे कि रियूजेबल रॉकेट बनाना। हालांकि कई लोग दावा करते हैं कि यह नामुमकिन है और एलोन के समय की बर्बादी है। लेकिन अगर वे ऐसा कर पाते हैं तो यह स्पेस एक्सप्लोरेशन को पूरी तरह से बदल देगा। नंबर 25। जेफ बेजोस की सीक्रेट रॉकेट कंपनी ब्लू ओरिजिन ने स्पेसएक्स के बहुत सारे कर्मचारियों को हायर कर लिया, और इसके चलते जेफ बेजोस और एलोन मस्क के रिश्ते खराब हो गए। एलोन ने कहा है कि जेफ सबसे मजेदार आदमी नहीं है। जब मस्क स्पेस इंडस्ट्री में हलचल मचा रहे थे, तो टेस्ला भी एक और पुरानी इंडस्ट्री में क्रांति ला रही थी। अगर आप ज्यादातर कार के विज्ञापन देखते, तो उनके नए फीचर्स ऐसी चीजें होती जैसे कार में थोड़ी और जगह। लेकिन टेस्ला न केवल इंडस्ट्री को बदलना चाहती थी, बल्कि टेस्ला के काम करने के तरीके में कॉम्पिटिटर की तुलना में कई और अनोखी बातें थीं। नंबर 27। उदाहरण के लिए, वे सीधे अपने स्पेस से एंड कस्टमर को बेचते थे। टेस्ला ने एप्पल स्टोर की तरह स्टोर बनाए। साथ ही डिवाइस खरीदने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण और भी बेहतर हो जाता था, जो रिमोटली इंस्टॉल किए जाते थे। काफी समय तक कार कंपनियों ने टेस्ला को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि यह एक तरह का दिखावा लगता था। लेकिन जब टेस्ला ने मॉडल एस लॉन्च किया, जिसे कई लोग अब तक की सबसे अच्छी कार और पहियों पर कंप्यूटर कहते हैं, तो कार कंपनियों में थोड़ी घबराहट होने लगी। एलन ने यह साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक कारें मजेदार और लग्जरी हो सकती हैं, और वह असल में कुछ ऐसा बना रहे थे जो बहुत ज्यादा चाहने लायक था। मस्क ने जो किया और जो उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं कर पाए, वह यह था कि टेस्ला ने सिर्फ किसी को कार नहीं बेची, उसने उन्हें एक इमेज बेची, एक एहसास कि वे भविष्य से जुड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने उन्हें एक रिश्ता भी बेचा, क्योंकि उन्होंने मुफ्त चार्जिंग पॉइंट दिए और यह वादा किया कि कोई भी बिना किसी खर्च के पूरे यूएसए में घूम सकता है। नंबर 29। एलन का भाई इन सब में बहुत ज्यादा शामिल था, और उसके कजन्स ने सोलर सिटी नाम की एक कंपनी शुरू की, जिसमें एलन ने बाद में मदद की। वह आखिरकार सोलर सिटी के चेयरमैन और सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए, अगर आपको लगा हो कि उनके पास करने के लिए काफी कुछ नहीं था। नंबर 30। हालांकि इसके पीछे एक लॉजिक था। यह कंपनी मस्क की यूनिफाइड थ्योरी का हिस्सा है, जो यह है कि उनके हर बिजनेस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे एक तरह से साथ मिलकर काम करते हैं। वे अक्सर किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। बेशक एलन के पास और भी कई बड़े आइडिया हैं, जैसे हाइपरलूप, जिससे लोग शहरों के बीच 30 मिनट में यात्रा कर सकें, और वर्टिकल इलेक्ट्रिक प्लेन। असल में जब से उनके बारे में बायोग्राफी लिखी गई है, मस्क ने पहले ही कई और चीजें डेवलप करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह करने की जरूरत है और मुझे कोई और ऐसा करता हुआ नहीं दिख रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने का उनका यही तरीका है। अगर कोई और इसे नहीं कर रहा है तो वह इसे खुद करेगा। अब जबकि यह किताब से 30 मुख्य बातों की लिस्ट खत्म होती है, मैं बस यह कहना चाहूंगा कि यह वाकई एक बहुत ही दिलचस्प किताब थी। बायोग्राफी अक्सर आपको ऑटोबायोग्राफी की तुलना में चीजों का ज्यादा सही रिप्रेजेंटेशन देती है, और इसलिए अगर आप एलन मस्क के बारे में और ज्यादा समझने में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं निश्चित रूप से यह किताब पढ़ने की सलाह दूंगा। हालांकि पूरी किताब में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि एलन सच में उन कुछ लोगों में से एक हैं जो क्रांतिकारी इनोवेशन और आविष्कार पर फोकस करते हैं, जबकि यह तर्क दिया जा सकता है कि टेक इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा इस बात को भूल गया है। उदाहरण के लिए, पीटर थील की वीसी फर्म की टैगलाइन इस बात पर जोर देती है। यह कहती है, हम उड़ने वाली कारें चाहते थे, इसके बजाय हमें 140 कैरेक्टर मिले। हालांकि ट्विटर ने तब से कैरेक्टर लिमिट दोगुनी कर दी है,
लेकिन वैसे भी अगर आप एलन मस्क के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपने अभी तक जो रोगन के साथ उनका इंटरव्यू नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। यह सच में दिखाता है कि वह कितने अजीब लेकिन शानदार इंसान हैं और वह कितनी अलग तरह से सोचते हैं। बेशक मैं इस किताब के बारे में बस इतना ही कह सकता हूं कि यह एक बेहतरीन किताब है और मीडिया ने उस इंटरव्यू से सिर्फ यही बात उठाई कि उन्होंने बहुत थोड़ी देर के लिए गांजा पिया था, जबकि उसमें सच में घंटों तक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बातें थीं। उदाहरण के लिए यह बात कि एलन एआई से थोड़ा डरे हुए हैं और सोचते हैं कि यह इंसानियत के लिए एक असली खतरा है, तो यह देखने लायक है। लेकिन अभी मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा। मैंने इस किताब की समरी एडिट की है और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और किताब के साथ भी ऐसा करूं तो मुझे बताएं। और अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देख चुके हैं तो प्लीज इसे थम्स अप दें, इसकी बहुत तारीफ होगी। देखने के लिए फिर से धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। And so we begin.